अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फैसला आपका में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। इस प्रोग्राम की रेगुलर एंकर आसमा शराजी तातीलात पर हैं और उनकी गैर मौजूदगी में ये फ्रीज़ा मेरे ज़िम्मे ठहरा। कुछ दिन के लिए मैं आपके साथ हूँगा, नाज़रीन के साथ हूँगा। आज का प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है ताज़ा तरीन सूरत हाल पर। पाकिस्तान के साबिक़ सदर और पीपल्स पार्टी के सरबराह असफ जरदारी की जो अबूरी ज़मानत थी आज वो कैंसिल हुई और उसके बाद नैब ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद वाक़यात जो हैं बड़ी तेज़ी से जन्म ले रहे हैं। मुख्तलिफ़ शहरों से, ख़ास तौर पर सिंध से एहतजाज की इतलात भी हैं। लाहौर से, गुजरांवाला से भी कुछ इतलात ऐसी हैं कि अवाम ने, पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने कुछ एहतजाज किया। इसके अलावा आज कौमी असम्बली का इजलास बड़ा हंगामा खेज रहा और आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी के हवाले से जब बिलावल भुट्टो साहब को बात करने का मौका न मिला तो उसके बाद पीपल्स पार्टी के और अपोजिशन के कारकुन जो थे स्पीकर डाइस के गिरद जमा हुए। डिप्टी स्पीकर ने हंगामा रही के बाद जब इजलास आगे ना चलाया जा सका तो उन्होंने इजलास को पुररोक कर दिया। ये वो सूरत हाल है जिसकी बुनियाद पर आज हमने आज का प्रोग्राम तरतीब दिया है। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में तीन मेहमान हैं। मिस रोमीना खुर्शीद आलम है, ताल्लुक़ आपका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, आपके आमद का शुक्रिया। फ़रक हबीब साहब हमारे साथ हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं रेलवे के और ताल्लुक़ है आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। फ़रक साहब आपके आमद का भी शुक्रिया। और मिस शाहिदा रहमानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, वो भी आज हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, वो भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। इसके अलावा हम आज अपडेट लेने के लिए अपने नुमाइंदों के पास भी जाएंगे कराची में, जहां हमारे कराची के ब्यूरो चीफ रिफत सईद मौजूद हैं और उसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि लाहौर भी बात हो ताकि लाहौर का भी जो शेर है पता चले कि लाहौर में वहाँ क्या सूरत हाल है। इस वक्त अगर मेरे साथ मौजूद हों रिफत सईद साहब तो हम उन्हीं से आगाज़ करें ताकि हम अपने मेहमानों को इसके बाद इन्वॉल्व करें। जी रिफत सईद साहब आप मौजूद हैं हमारे साथ? जी मैं बिल्कुल मौजूद। रफत बताइएगा कि आज आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी के बाद सिंध जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हार्टलैंड है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी गुज़श्ता कई दहाइयों से वहाँ सिंध पर हुकूमत कर रही है और अगर अपोजिशन में भी जाना पड़े तो बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होती है। क्या सूरत हाल है, क्या इतलात है मुख्तलिफ अजलास से, मुख्तलिफ शहरों से, और जो एहतजाज है उनका वॉल्यूम और वेलोसिटी किस किस्म की है? देखिए कराची में एहतजाज हुआ है प्रेस क्लब पर, ये सिंबॉलिक एहतजाज है, लेकिन इसके साथ साथ जो है आप लाड़काना, नवाब शाह, सखर, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो एहतजाज भी हुआ है। लोगों ने टायर सड़कों पर आग लगाकर अपना एहतजाज किया। इस तरीके से बाज़ जगहों पर दुकानें बंद करवाई गई, इस तरह का भी एहतजाज सामने आया। तो ये अभी तक का सिंबॉलिक एहतजाज है और खुद बिलावल भुट्टो जरदारी का एक पैगाम भी आया था अपने कारकुनों के लिए कि वो इसमें वायलेंस की तरफ ना जाएं, जज्बाती ना हो। तो मेरे ख्याल में उसका भी खासा असर है। सिर्फ एक ये आप कह सकते हैं कि सिंबॉलिक एहतजाज हो रहा है जो कि कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों में भी हुआ। लेकिन इसके साथ साथ लोग एक बात और भी कह रहे हैं कि जो हुकूमत का इक़्तिसादी सर्वे है, जो बजट आना था उस पर से तवज्जो हट गई है, फोकस आसिफ अली जरदारी हो गए हैं। और आप इस वक्त भी देख लीजिए टीवी प्रोग्राम आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से हो रहा है, हालांकि होना ही चाहिए था। आज बजट पे बात होती, आज इक़्तिसादी सर्वे जिसमें कि सवालात के बहुत सारे सवालात का जवाब देने से वो कासिर रहे जो मुशीर खजाना है, तो उस पर बात होती, लेकिन उस पर नहीं हो रही और आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी के हवाले से बात हो रही है। तो ये एक अब तक की सूरत हाल है जो सामने आई है। अच्छा, ये डेफिनेटली बड़ा अहम मौजू है इकनॉमिक सर्वे वाला, इस पर हमने बात करनी, बल्कि आज हमने प्रोग्राम जो था इसी पे तरतीब दिया था, लेकिन जब सिचुएशन पैदा हुई तो हमें ज़ाहिर है इस तरफ आना पड़ा। एक मुख्तसर सवाल आपसे जाते जाते कि क्या आप आने वाले दिनों में, कल परसों, मुस्तकबिल करीब में ये जो आज सिंबॉलिक एहतजाज हुआ है इसके वॉल्यूम में इजाफा होते देखते हैं या फिर यह है कि वक्त आने के साथ से ये दम तोड़ जाएगा आपके ख्याल में? मैं नहीं समझता कि ये एहतजाज जो है कोई बहुत ज्यादा आगे जाएगा। यकीनन एक दो एहतजाज और होंगे, सिंध में उसकी कुछ शिद्दत थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, लेकिन वायलेंस कहीं नजर नहीं आता क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत जो है उसकी तरफ से भी कोई ऐसा पैगाम नहीं है। एहतजाज की बात बिलावल भुट्टो ने जरूर की है, लेकिन वायलेंस के हवाले से उन्होंने भी तंबीह की। बहुत शुक्रिया रिफत सईद आपका कि आपने हमें कराची और सिंध की सूरत हाल से अपडेट किया। मेहमानों के पास जाने से पहले एक मुख्तसर हम जाएंगे राव खलील के पास जो कि जरदारी हाउस मौजूद हैं जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास जारी है, उनसे उसका अहवाल लेंगे, फिर उसके बाद हम अपने पैनल के साथ डिस्कशन करेंगे। जी राव खलील साहब, आप बताइएगा कि आज ये जो CEC का इजलास है इसका क्या एजेंडा है, कब तक जारी रहेगा और क्या फैसले मतवक्को हैं खास तौर पर अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक के हवाले से? देखें अब से कुछ देर बाद जो है
पीपल्स पार्टी CEC का जो इजलास, अहम इजलास जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें मरकज़ी जो क़यादत है वो इस इजलास का हिस्सा है और इसमें अहम मामला ख़ास तौर पर आसिफ अली ज़रदारी की जो गिरफ्तारी का मामला है वो इसमें डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ जो बजट है, बजट के बाद क्या मज़ाहमती तहरीक जो पार्लिमान के अंदर शुरू की जाएगी उस हवाले से आज डिसीजन सामने आएंगे। और इसके साथ साथ हुकूमत मुखालिफ जो तहरीक है उस हवाले से भी आज जो है पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने लेकर आएगी। अब से कुछ देर कबल भी पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यहाँ एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ऐलानात किए कि पीपल्स पार्टी को किसी भी तरीके से डराया धमकाया नहीं जा सकता और उनके वालिद की गिरफ्तारी से भी उनको नहीं डराया जा सकता और वो किसी भी तरीके से ब्लैकमेल नहीं होगी। गो कि वो कोई भी मामला हो, वो फौजी अदालतों का मामला हो या कोई और मामला हो, 18वीं तरमीम का मामला हो, वो सरेंडर नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो जूं का तूं रहेगा। तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये तो एक पैगाम वाज़े आ गया कि पीपल्स पार्टी कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रही। लेकिन जब हमने उनसे सवालात किए कि क्या ये रद्द अमल है, एक तहरीक चलनी थी अपोजिशन की जानिब से ईद उल फितर के बाद जो कि हुकूमत मुखालिफ थी, आसिफ ज़रदारी की गिरफ्तारी एक रद्द अमल है उसका, तो उन्होंने उस हवाले से कहा कि नैब के हवाले से उन्होंने कहा कि नैब जो गर्दी है इसकी जब तक इलाज मुमकिन नहीं होगा ये मामला ऐसे हमें आपने अपडेट किया CEC के इजलास के हवाले से। रुमीना खुर्शी साहब आपकी तरफ आता हूँ। आपको मैं याद दिलाऊंगा, बल्कि ये फ़ारूक साहब को और बाकी दोस्तों को, 16 मई को एक कालम शाया हुआ, आज की सूरत हाल में जो वो कालम याद आ गया। 16 मई के कालम में एक कालमिस्ट ने, बहुत बड़े कालमिस्ट ने, दावा किया कि उनकी मुलाकात हुई है चेयरमैन नैब से। उस मुलाकात के बाद कॉलम के एक पोर्शन में ये दावा किया गया कि आसिफ ज़रदारी साहब जो हैं वो जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। और साथ उसमें हैरानकुन बात ये की गई कि फ़रियाल तालपुर साहबा को ख़ातून होने की वजह से राहत मिलेगी। 16 मई के बाद आज 10 जून है। आज 10 जून को वही कुछ हुआ जिसका दावा 16 मई को कालम में हुआ था। ये क्यों होता है, कैसे होता है कि बड़े बड़े फैसले जो हैं, डेफिनेटली आज अदालत से ज़मानत मनसूख हुई है, लेकिन चेयरमैन नैब साहब को और सरकारी एहलकारों को ये कैसे पता चल जाता है कि अदारे क्या फ़ैसला करने वाले हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी अपने प्रोग्राम में दावत देने का। बात यह है कि जहाँ तक आप बात करते हैं कि बड़े बड़े फैसलों का कैसे पता चल जाता है, तो अभी आपने देखा होगा कि सरकारी मुलाजमों को नहीं और भी बड़े लोगों को पता चल जाता है। जैसे कि कल फिरदौस आशिक अवान साहिबा को भी पता था और वो बड़ा जिस तरह की वो नारे लगा रही थी और गुफ्तगू कर रही थी वो हम सब ने सुने और वो आज चीज़ें अयां भी हुई। तो हम लोग तो अपोजिशन तो शुरू दिन से ये कह रही है कि नैब का और हुकूमत का चोली दामन का साथ है और वो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप देखें कल बजट पेश होना है और इसलिए आज जो है आसिफ ज़रदारी साहब जो है उनको जिस तरह से अरेस्ट किया गया और अकॉर्डिंग टू दैट आर्टिकल जिसमें आपने खुद भी बताया कि फ़रियाल तालपुर साहिबा का कहा गया, तो वो चीज़ें आज सामने हैं। तो इसमें कुछ ढका छुपा तो है नहीं, ये फिल्म की स्टोरी प्रॉपर लिखी गई है और वो जो गुफ्तगू माजी में होती रही है तो ये तो साफ अयां है चीज़ें। लेकिन मैं समझती हूँ कि अब वक्त जो है वो बहुत आगे निकल चुका है। अब ना अवाम बेवकूफ़ इस तरह से बनेंगे, लेकिन अवाम के साथ या इस मुल्क के साथ कितनी किसको मोहब्बत है वो अब आने वाले दिनों में नजर आ रहा है, क्योंकि जिस किस्म के बॉम्ब अब महंगाई के और बजट के लोगों के ऊपर आने हैं, सिर्फ और सिर्फ उससे ध्यान हटाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो नैब हो, चाहे वो अदारे हमारी जो पार्लियामेंट के बिटवीन या दूसरे हमारे जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके जो हम हाल अहवाल देख रहे हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए बहुत जिस तरह के हरबे इस्तेमाल हुए। और आज जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ कि पार्लियामेंटेरियन जो है उसको अगर पार्लियामेंट में बोलने का हक नहीं तो वो कहां पे जाके बोलेगा। और दूसरी बात यह है कि आज हमने जो देख रहे थे कि डिप्टी स्पीकर कह रहे थे कि बिलावल साहब को मौका दिया जाएगा, डिप्टी शायद बात नहीं करना चाह रहे थे। एक तरफ 30-40 मेंबर्स एक तरफ और एक शेख रशीद जिसकी एक अकलौती हैसियत है, उसकी पार्टी एक शख्स में बड़ी जमात के इतने बड़े इत्तेहादी है। देखिए बात यह है, लेकिन मैं बात इत्तेहादी की नहीं कर रही, बात वहां पर उस टाइम हो रही थी। डिप्टी स्पीकर साहब ये फरमा रहे थे, वो गोश गुजार कर रहे थे हम सबके कि जी वो एक इतनी बड़ी जमात के मेंबर, जमात के वो हैं क्या कहना चाहिए, मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर नहीं जी, उन्होंने कहा एक वो बड़ी जमात के लीडर हैं। तो वो लीडर देखे ना कौन सी जमात, जो एक बंदा खुद है जिसकी दूसरा कोई और सुन नहीं रहा, वो खुद भी पता नहीं किस तरह आ जाते हैं आगे और किस किस्म की वो जो गुफ्तगू है वो कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। फरक हबीब साहब जो कि नुमाइंदगी भी करते हैं हुकूमती जमात की, फरक साहब ये कैसे होता है, मिनिस्टरों को कैसे पता चल जाता है कि गिरफ्तारी होने वाली है, मिनिस्टरों को कैसे पता चल जाता है कि कौन गिरफ्तार होने वाला है, कौन रिहा होने वाला है, किसको राहत मिलेगी? ये इंकशाफ जो है किसी
चमत्कार के नतीजे में होता है या क्यों होता है, कैसे होता है, कुछ हमें भी बताएं ताकि हमें भी आइंदा इस तरह की चीज़ें पहले मिल जाया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तमाम आपको और तमाम देखने वालों का अस्सलाम वालेकुम। देखें, मामला ये है कि मुझे तो आज हैरानगी इस बात के ऊपर होती है कि आज ऐसा वक्त आ गया है कि PMLN जो है वो पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर के ऊपर आसिफ अली जरदारी के दफ़ा में आगे आई हुई है। और आज वो शहबाज शरीफ साहब जो कि ख़ुद तशरीफ़ लेकर आए हैं मुल्क में वापस, पहले तो राय फरार इख्तियार कर चुके थे, जब उन्हें ये नज़र आया कि मरियम से ज़मानत पर गए थे, जब उन्हें नज़र आया कि मरियम नवाज़ पार्टी की जो है वो क़यादत संभाले हुए हैं तो उनको फ़िक्र लाहक हुई, तो वो मुल्क के अंदर जो है वापस आ गए। अच्छी बात है, वापस आए, खुशामदीद। हमें अच्छा लगा कि अपोजिशन लीडर अपनी सीट के ऊपर आज मौजूद थे। देखें, मामला ये नहीं है कि किसी को पहले पता चलता है या नहीं पता चलता। देखना ये है कि आसिफ अली जरदारी के ऊपर जो है वो नैब को सुप्रीम कोर्ट ने केस भिजवाया। नैब के हुक्म के ऊपर जो है वो JIT बनती है जाली अकाउंट्स के ऊपर, उसी JIT के तनाजुर के ऊपर केस नैब को भेजा जाता है। नैब जब आसिफ अली जरदारी को अपने कवानीन के मुताबिक गिरफ्तार करना चाहती है, वो जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी ले लेते हैं। 12 बार तौसीह मिलती है आसिफ अली जरदारी को। कितनी बार? 12 मरतबा। आज वही अदालत जो 12 मरतबा इनको तौसीह दे रही थी, उसी अदालत ने इनकी जो है वो बेल रिजेक्ट की है। उसके ऊपर जो है वो शोर डालना, वावेला डालना, ये मैं समझता हूँ कि समझ से बाला तर चीज़ है। दूसरी बात यह है कि इंसान को जो है वो तकब्बुर ले डूबता है, बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। और आसिफ अली जरदारी साहब ये हमेशा कहते रहे हैं कि नैब की ये मजाल कि मुझे गिरफ्तार करे, मुझे तो गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैं जेल से फिर ये भी कहा था कि मैं जेल से डरता वरता नहीं हूँ। फिर 4 घंटे जाकर जो है वो जरदारी हाउस के बंकर में छुपे रहे। मामला देखें, गुजारिश मुझे मुकम्मल कर लेना। देखें, इन्होंने कहा कि ना पता चल जाता। देखें, इससे पहले साद रफीक की भी जमानत कबल गिरफ्तारी जो है वो ख़त्म हुई थी। मामला ये है करप्शन का गठजोड़ है। जो बिलावल आज बार बार कह रहे थे मुझे बोलने नहीं दिया गया, बिलावल साहब तो पहुंचे ही उस वक्त हैं जब शहबाज शरीफ साहब फवाद चौधरी के ऊपर, शेख रशीद के ऊपर रेलवे की कारकर्दगी के ऊपर इल्जाम लगा चुके हैं। दोनों सीनियर पार्लियामेंटेरियंस। पता है, जब किसी के ऊपर बात की जाती है तो पर्सनल एक्सप्लेनेशन का उसको राइट होता है। और शेख रशीद की एक पार्टी नहीं, शेख रशीद की 2 सीटें, एक उनके भतीजे की है, एक उनकी है। वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। इनका ये मामला था कि हम असेंबली की कार्रवाई चलने ही ना दें। लेकिन ये बोलना चाहते ही नहीं थे। बिलावल साहब बहरहाल एक बड़ी पार्टी के पार्लियामेंट लीडर हैं, बिलावल उनको मौका मिलना चाहिए था। मैं आपको टेक्निकल बात बताता हूँ। 40 घंटे अभी तक ऑपोजिशन, जितनी असेंबली की कार्रवाई हुई है उसमें से 40 घंटे ऑपोजिशन ने बात की है। कितने घंटे? 40 घंटे की बात नहीं, दिलचस्पी की बात नहीं। जो ये कहते हैं कि स्पीकर इनको बोलने नहीं देते, 40 घंटे ये बोले हैं, 32 घंटे जो है वो हुकूमती लोगों ने जो है वो बात की है। तो फर्क वाज़ेह है आपके सामने। फिर भी ये क्या बोलने नहीं देते। अब असल बात ये कि अगर आज लिखी हुई तकरीर बिलावल की जेल में नहीं थी, एहसास किया आज लिखी हुई तकरीर नहीं थी। अभी बड़ा वक्त है। अच्छा शादर, मैं ये बताइएगा कि आज जो गिरफ्तारी हुई आसिफ जरदारी साहब की, उसी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुकूमती नुमाइंदे हैं फर्क साहब, कि उसी अदालत ने अगर उनको 5 दफ़ा या 10 दफ़ा या 12 दफ़ा उनकी अबूरी ज़मानत में एक्सटेंड किया, तो आज अगर उसी अदालत ने उनकी ज़मानत जो है वो ख़त्म की और उसके बाद गिरफ्तार हो गए, तो इसमें इल्ज़ाम और इसमें फिर परेशानी की बात क्या है। दूसरी बात यह है कि उसी केस में जरदारी साहब तो गिरफ्तार हो गए और फरियाद तालपुर साहबा गिरफ्तार नहीं हुई। तो इसकी तो एक फिर ताबीर ये भी हो सकती है, तशरीह भी हो सकती है कि कोई डील दी गई है उनको, एक बंदे को गिरफ्तार किया, दूसरे को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो सवाल पैदा होगा फिर इससे। बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि अभी आपने खुद कहा, जिस तरह रुमीना ने भी कहा और ये सारी दुनिया ने देखा कि जो एक कालम नवीस ने जो एक अपना आर्टिकल लिखा, उसमें जो बात कही गई उसके ऊपर आज मोहर सख्त हो गई कि जो कुछ कहा था वो सही है। ये सब कुछ एक स्क्रिप्ट है जो लिखा गया है और उसको ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और वो सारी चीजें। एक मिनट मेरी बात सुने। देखें, जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर कोई फर्द जुर्मायत नहीं हुई, कोई उनका रेफरेंस नहीं बन के फाइल हो गया, कोई ऐसी चीज नहीं। वो जा रहे थे, कोई आप ये बता दें, मुल्क छोड़ के नहीं भागे थे, वो अदालतों को फेस करे। तो पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये वतीरा रहा, हमने अदालतों का एहतराम किया, अदालतों पे हमले नहीं किए, धरने नहीं दिए, पार्लियामेंट पे हमले नहीं किए, इदारों पे हमले नहीं किए। हमने जमहूरियत क्यों चले गए थे? देखिए, मैं खुद वहाँ मौजूद थी, मैं खुद वहाँ मौजूद थी और हाँ, हम तमाम तकरीबन 8-10 पार्लियामेंटेरियन वहाँ थे और हम खुद उसमें देख रहे थे कि फैसला फिर महफूज हो गया। उसके बाद ये
हुआ कि काफी देर हो गई, तो उसके बाद कोई ऐसी खबर नहीं थी कि जी रिजेक्ट हो गई है बेल और ये हो गया। जैसे ही वो शायद जरदारी हाउस पहुंचे, और हम अभी घर भी नहीं पहुंचे थे, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि जी बेल रिजेक्ट हो गई। ठीक है, अच्छा इनकी एक बात का मैं जवाब दे दूं, एक बात का कि जो इन्होंने कहा 4 घंटे, 3 बजे हमें पता चलता है और 4 बजे जरदारी हाउस में खुद आप बुलाकर अपनी गिरफ्तारी, हम डरने वाले नहीं, हम वो दीवारें फलांग के भागने वालों में से नहीं है कि जब पुलिस आए तो पीछे से दीवार फलांग के अपने मौजूद साथियों के साथ, अपने पैनलिस्ट के साथ हमने इस गिरफ्तारी के हवाले से बात भी करनी है, फ्यूचर में क्या होगा, और इस बात पे भी करना है कि आज जो इकोनॉमिक सर्वे जारी हुआ, अगर आज ये गिरफ्तारी ना होती तो क्या वो लोगों की तवज्जो का मरकज ना होता। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर अपनी गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। वेलकम बैक। वक्फे से पहले गुफ्तगू हो रही थी आसिफ जरदारी साहब की गिरफ्तारी और उससे पैदा होने वाली मुमकिन सूरत हाल पर। रोमीना आलम साहब, आपसे पूछते हैं कि गिरफ्तारियों का जब माहौल है और गिरफ्तारियों का मौसम आ गया और ये सिलसिला चल निकला है, तो इस बात का इम्कान भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा जो या तो ज़मानतों पर हैं या फिर उनके केस जो हैं वो इल्तवा में हैं, पेशियाँ भुगत रहे हैं, तो अगर मज़ीद गिरफ्तारियाँ हुई, मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा गिरफ्तार हुए, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो है वो क्या अमल होगा? खामोशी बरकरार रहेगी, दो बयानिए जो हैं आपस में टकराते रहेंगे, या ये है कि कोई क्लैरिटी आएगी और अल्टीमेटली कोई खामोशी का जो है वो रोज़ा रखा हुआ उसको तोड़कर मुस्लिम लीग नून भी बाहर निकलेगी? देखिए, सबसे पहले तो फ़ारूक हबीब साहब मेरे भाई हैं, मैं तो उनको मुबारकबाद पहले दूंगी जी, ताज़ा भी उम्र माशाल्लाह करके आए हैं। लेकिन उम्र के बाद अब ज़रा जो बात इन्होंने किया वो तो मैंने ज़ाहिर सियासी बात है, उसको तो ज़रूर डेफिनेटली हमें करना है। देखिए, बात ये है कि इन्होंने कहा कि राह फरार हम लोग ढूंढ रहे हैं, या शहबाज शरीफ साहब राह फरार लेके गए, तो वो तो हम सब तो शुरू दिन से कहते थे कि भाई वो दो अपनी एक ट्रीटमेंट के लिए वो गए हैं, और सबको पता था कि जिन दिनों में जबरी उनको जलावतनी थी उस वक्त पे उनको वहाँ पर जब कैंसर डायग्नोज हुआ, उनकी सर्जरीज वगैरह हुई, तो उसकी वजह से उनका काफ़ी देर से एक जो चेकअप है वो ड्यू था, जो कि आज उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात की। और दूसरी रह गई बात की जी मरियम नवाज नहीं होनी चाहिए, और लेकिन हमने देखा कि अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता ये प्रैक्टिस भी रही है कि पीटीआई की तरफ से जब मोहतरमा मरहूम कुलसूम बेगम जो थी वो इलालत में थी, तो किस किस्म की बातें की गई, और फिर आप देखें कि क्या हुआ, शायद लेकिन लोग कुछ सीख नहीं पाते। बट दूसरी बात रहेगी मरियम नवाज साहिबा जी, उन्होंने पार्टी की भागदौड़ संभाली तो हो गया, पार्टी की भागदौड़ तो आज भी सीनियर्स के हाथों में है। और दूसरी बात रहेगी कि प्रेसिडेंट जो है, जो पीएमएलएन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ही जो है उन्हीं की मर्जी के साथ तमाम सेंसस के साथ जो है वो आए और उनको एक ओहदा मिला है, और मेरे ख्याल में वो अपनी उस ओहदे के साथ जो है वो करी, और उन्होंने हमेशा कहा है कि अगर मुझे कोई ओहदा नहीं भी मिलेगा तो भी मैं एक वर्कर की हैसियत से काम करूंगी। और रह गई बात गिरफ्तारियों की, तो जी ये गिरफ्तारियों का मौसम कोई आज का थोड़ी शुरू हुआ है, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ये मौसम में तब्दीली या हवाओं का रुख कब तब्दील होगा, हम तो उस रुख की इंतजार कर रहे हैं कि आप लाज़मी चाहते हैं कि रुख उस तरफ जाए। देखिए, अगर कोई वजह नहीं है, नहीं, देखिए बात यह है कि हम तो वैसे ही कहते हैं कि एक चीज जब प्रॉपरली जो है वो हो रही है, अगर एक इंसान अदालतों का सामना भी कर रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कानून कवानीन में जो तब्दीली की करने की जरूरत, ये नहीं कोई भी कह रहा कि करप्शन को छुपाएं या कोई करप्शन अगर किसी ने किया तो ये नहीं, लेकिन चीजों को देखने की जरूरत है। और इस तरह के तरीकाकार करके आप अगर समझते हैं कि ऑपोजिशन का मुंह बंद कर लेंगे तो ये इनकी गलती है, क्योंकि आप अगर पार्लियामेंट में नहीं, आप देखिए सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट में हमें बात नहीं करने देते तो क्या लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं कर सकते? नहीं, देखिए, और दूसरी बात ये कि आप सोशल मीडिया के थ्रू बात कर सकते हैं, कहां किस किस को रोकेंगे, रोकने की कोशिश हो रही है लेकिन रुकना किसी ने नहीं। और दूसरी बात ये कि गिरफ्तारियों का मौसम कोई आज का नहीं है, कोई नया नहीं, और ना ही हम इन हवाओं से डरते हैं, ना इन तूफानों से डरते हैं, हम तो इनका मुकाबला कर रहे थे और करेंगे। चुपता रोजाना रमजान चला गया है। आज की जो गिरफ्तारी है उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी अगर देखा जाए तो आपकी हुकूमत है। अगर गिरफ्तारी ना होती तो आज इकोनॉमिक सर्वे ज़ेर बहस होता, जिस इकोनॉमिक सर्वे में लिखा गया है कि उसमें स्वाय दो सेक्टर्स के बाकी हर शोबे में तनज़्ज़ुली है, खसारा है और टारगेट्स पूरे नहीं हुए, आज वो ज़ेर बहस होता। इसका तो फायदा आपको हुआ है। देखें मामला ये नहीं है किसी को फायदा हुआ या नहीं हुआ, देखें मामला है कानून की हाकमियत का, और पाकिस्तान की अवाम क्या चाहते हैं। इस मुल्क के अंदर ये जो जाली अकाउंट्स हैं, ये कोई इमरान खान का बनाया हुआ केस तो नहीं है।
इसका क्रेडिट तो आज जो है वो असेंबली के फ्लोर के ऊपर शहबाज शरीफ साहब को लेना चाहिए था कि उनके दस्ते राज, बड़े ख़ास दोस्त, उस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने ये केसेस इनिशिएट किए थे और उस वक्त उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि एक ही अकाउंट से जो है वो बिलावल भुट्टो के पैसे भी अदा किए गए हैं लॉन्ड्रिंग के, और अयान अली के पैसे भी अदा किए गए हैं, उसकी टिकट्स के भी। तो ये तो केसेस उस वक्त के शुरू हुए हैं, हमारा इनिशिएट किया हुआ नहीं है। आज मामला ये है कि जो मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे हैं, इसके ऊपर सवालात उठते हैं। मामला ये है कि देखना ये पड़ेगा कि ये वही लोग हैं जो कहते थे कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो अली बाबा 40 छोड़ों का टोला है, इनको हमने सड़कों पे घसीटना है। आज उन्हीं के लिए जो है वो उन्हीं के लिए जब शहबाज शरीफ हमदर्दी के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे ना, आपने भी सेनेट का याद आ रहा है उसी अली बाबा 40 चोर से मुबैन अली बाबा साहब सेनेट का इलेक्शन इस्तीफे इनके मंजूर नहीं होने दिए, पीपल्स बस कर दें यार। फिर मुझे यही याद आ रहा था कि बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे। तो मामला ये है कि अब जो गिरफ्तारी हुई है इसके ऊपर जो है वो आज़ादाना तौर के ऊपर तहकीकात होने दें। नैब ने अपना एक रास्ता इख्तियार करना है, आपके पास अपना डिफेंस देने के लिए भी है, अदालतें भी मौजूद हैं, इन्हीं अदालतों के सामने आपके केसेस जा रहे हैं, इन्हीं अदालतों से जो है वो जमानतें भी मिली हैं, इन्हीं अदालतों से जो है वो सजाएं भी मिली हैं। तो कानून को अपना रास्ता इख्तियार करने दें। जब हम इसको सियासी अमल में आए पार्लियामान के अंदर आवाज करें, पार्लियामान में तो बात करने दें। साहब ने तकरीर की है, फिर कहते हैं पूछते शायद आप ये बताइएगा, एक तो आपको इतराज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी पर। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वही है जिसके साथ मिलकर आपने बलूचिस्तान की हुकूमत गिराई, जिसके साथ मिलकर आपने सेनेट का इलेक्शन लड़ा, जिसके साथ मिलकर आपने चेयरमैन मुंतखब किया, जिसके साथ मिलकर आपकी पार्टी का डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हुआ। तो अब आपको इतराज क्या है? अब आपका पीटीआई पर, हुकूमत पर जो है इल्जाम क्या है, मुद्दा क्या है आपका? देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी ना तो कभी एहतिसाब से भागी है, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मैंने इससे पहले भी कहा था कि अदालतों का भी हमने हमेशा एहतराम किया, और चाहे उसके मुतनाज़ा फैसले में हमारी लीडरशिप की हमें कुर्बानी देनी पड़ी, उनको हैंग कर दिया गया और फिर उसको बाद में एक्सेप्ट किया गया कि वो एक गलत फैसला था। ये तो तारीख के अंदर साबित हो गया। और पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा से ये अलमिया रहा कि हमारी लीडरशिप के खिलाफ इस तरह के फैसले आए। और आप क्या कि जब 11 साल जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को कैद पाबंद सलासल रखा, उसके बाद जब उस शख्स पे एक जुर्म साबित नहीं हुआ, आज फिर बेबुनियाद झूठे मुकदमात, आज तक कोई रेफरेंस जमा नहीं करा सके। हमारा कहना यह है कि आप हक की बात करते हैं, आप इंसाफ की बात करते हैं, आप कम से कम वो जो 70 सालों की बात करनी चाहिए, ठीक है, करते हैं ना, तो 70 सालों का जो गन था वो तो आपने सारा अपनी तरफ जमा कर लिया। अब वो जितने हैं सारे के सारे लूट लूट के इनकी पार्टी में जमा हो गए। आज वो जिनके पर करप्शन के केसेस हैं, नेब के केसेस हैं, वही फिरदौस आपा को उठा के देख लें या XYZ किसी को उठा के देख लें। कल तक जो पंजाब के सबसे बड़े डाकू थे, आज वो पंजाब असेंबली के स्पीकर बने बैठे हैं। कल तक जो बड़े कातिल और सब कुछ थे, नहीं देखिए, हम लोग तो बुरे थे ना, हम तो ये तो रियासत मदीना की बात करते हैं जहाँ इंसाफ नहीं है। क्या जहांगीर तरीन के 18 जाली अकाउंट नहीं थे? क्या पीटीआई के जाली अकाउंट नहीं थे? आप इनके किन किन के मैं नाम बताऊं, उठा के सबके सब जो है वो लुथरे हुए गंदगी में, गलादत के अंदर करप्शन की। और ये बात करते हैं दूसरों के ऊपर करप्शन की, यानी जो करप्ट थे वो पीटीआई की लॉन्ड्री में आए और धुल गए, वो पाक हो गए। कल वो PMLN में थे या वो पीपल्स पार्टी के अंदर थे। एक बात बताइएगा, क्या आप इस बात की यकीन दहानी कराती, चूंकि बात और तरफ चलेगी कि ये जो लोग पीटीआई में चले गए हैं और जो बकौल आपके गंदे हैं, कभी दोबारा मौका मिला तो आप और मुस्लिम लीग नून को दोबारा नहीं लेंगे? मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, इसी सवाल के तनाजुर में मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि 12 अरब रुपए की रोज करप्शन होती थी, अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग जा रही थी, बैरून मुल्क पैसा जा रहा था। अब 10 महीने हो गए, लगा दी, वो केस है भुगत रहे हैं, वो मुकदमात में आपने उनको उलझा दिया, अब फरिश्तों की हुकूमत हो गई। अब क्यों इतना करप्शन है? क्यों आपकी मईशत जो है वो खसारे में जा रही है, मईशत तबाह हो चुकी है? क्यों है? क्यों? इसके लिए मैं आपको एक सोच दे रही हूँ कि वो करप्ट लोग जो मेरी पार्टी में थे या इनकी पार्टी में थे या XYZ किसी पार्टी में थे, क्या वो रोजे रखने नहीं आए? उनका तो वतीरा यही है कि उन्होंने लेंगे दोबारा कभी, नहीं लेंगे दोबारा कभी। मैं आपसे यही तो बात कर रही हूँ कि हमारी तो पार्टियां पाक हो गई ना, अब तो वो सारे यहाँ आके वही करप्शन
का बाजार और उरूज पर है और यही वजह है कि आपकी मईशत जो है वो तबाह हो चुकी है इस वक्त पाकिस्तान। आज आपने खुद देखा कि जिस तरीके से अभी बजट आ रहा है, फिर आप देख लीजिएगा बजट के बारे में बात करेंगे बड़ी डिटेल से इस वक्फे के बाद, चूंकि हमारा ये आखिरी पोर्शन होगा, वो खास तौर पे हमने इकोनॉमिक सर्वे में बात करनी है और कल आने वाले मुतवक्को बजट के बारे में बात करनी है। आप अपोजिशन की नुमाइंदगी करते हैं, आप भी बात कीजिएगा, लेकिन असल जवाब जो है वो तो हुकूमती नुमाइंदे जनाब फरक हबीब साहब देंगे कि कल का जो बजट है उसमें अवाम के लिए क्या क्या खुशखबरियाँ हैं या अवाम के लिए कोई क्या बदखबरियाँ हैं जो कि पहले बहुत कुछ मिल भी चुकी हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद, और बात अब हम करेंगे आज के इकनॉमिक सर्वे की, और उसके बाद बात करेंगे कल का जो बजट है कि उसमें क्या तवक्कुआत हैं, अपोजिशन क्या तवक्कुआ करती है और हुकूमत जो है वो अवाम को क्या खुशखबरी देने जा रही है। रुमीना आलिम साहब, मेरे सामने ये कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं। इक़्तिसादी सर्वे में जो तरक्की का हदफ था वो पूरा नहीं हुआ, फसलों की ग्रोथ का पूरा नहीं हुआ, काटिंग जिनिंग के शोबे में कुछ बेहतरी हुई, उसके अलावा सनती शोबे में, कानकनी के शोबे में, सर्विसेज के शोबे में, किसी भी शोबे में ये जो सर्वे बताता है कि उसमें कोई बेहतरी नहीं बल्कि तनज़्ज़ुली आई। जो इकनॉमिक सर्वे होता है वो एक तरह का स्कोर कार्ड होता है इस एक हुकूमत का, जो कि पूरा साल उसने क्या क्या उसने परफॉर्म किया, क्या टारगेट से उनको हासिल किया या नहीं किया। ये जो सर्वे जारी किया खुद हुकूमत ने आज, इस सर्वे को देखने के बाद, पढ़ने के बाद आप क्या समझती हैं कि हुकूमत की परफॉर्मेंस जो थी वो कैसी रही? देखिए, हम तो हुकूमत की परफॉर्मेंस पे क्या बात करें, तो सारी दुनिया ही देख रही है और हम लोग खुद भी देख रहे हैं और भुगत भी रहे हैं, चाहे वो सुई गैस के बिल हों, बिजली के बिल हों, राशन कार्ड हो, कुछ भी हो, आपका ग्रॉसरी का बिल हो। मेरे ख्याल में जो गरीब से गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर होता जाएगा और अमीर से अमीर तर वाला तो मुझे खैर कोई सीन नहीं आता। मुझे लगता है कि जो 4 स्लैबें पड़ती हैं अब वो पड़ चुकी हैं और खुदा माफ़ करे बस मिट्टी डलनी बाकी रह गई है, क्योंकि जो कल बजट के आने के बाद आपने देखा आज इंडेक्स मार्केट हमारी कितने पॉइंट्स के ऊपर बंद हुई, 938 या 37 राउंड अबाउट कुछ इस तरह से फिगर आ। आप एक वो चीज़, दूसरी चीज़ आप इस टाइम देखें कि कोई भी चीज़ आप, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, एजुकेशन हो, हर चीज़ जो है वो महंगी से महंगी तरीन हो गई। और आपकी जो ज़ाहिर जो सैलरी है वो तो नहीं बढ़ी, आपकी इनकम नहीं बढ़ी, आपकी एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ गया है। बिल्कुल जी बिल्कुल, तो वो डिवैल्यूएशन क्योंकि करेंसी आपकी गिर गई, तो इसमें बहुत ज्यादा जो है। और फिर उसके बाद जो कल जिस तरह का हम सुनने में आ रहा है, जिसके में शुनीद और उम्मीद भी है कि टैक्सेशन का जो हालात दिखाए जा रहे हैं उसमें एसएमई सेक्टर तो वैसे ही तबाह होता जा रहा है। और फिर आप ये देखें जो अर्बन और रूरल का आपको जो एक सेक्टर नजर आएगा कि वो जो जुल्म की कहानी शुरू होगी कि अर्बन में तो रहने वाले देखें फिर किसी मॉल में नौकरी कर ली, कहीं कर ली, लेकिन वो जो देहातों में काम करने वाले लोग हैं, उनके पास सवाई ज़राअत के कुछ नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? सो दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। और अगर मैं देखूं, आप देखें तो हमारी कहीं से भी तनख्वाह बढ़ी तो नहीं ना, वो तो कम ही होती जाएगी क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर जो है वो होता जाएगा। और इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने खुद ही अपने स्कोर कार्ड दिखा भी दिए क्योंकि सारी दुनिया ही देख रही है। और फिर उसके बाद 9-10 महीने जिस तरह से ये हुकूमत ना अहलों ने चलाई है वो तो अल्लाह माफ करे, जिसमें ये नहीं आज तक डिसाइड हो सका कि अब जो चल रहे हैं वो कितनी देर चलते रहेंगे और कब क्या चेंज आएगा। और दुख का आलम यह है कि इलेक्टेड आए हुए लोग जो हैं उनको अनइलेक्टेड लोगों ने कवर किया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि शायद वो लोग इस काबिल ही नहीं थे। जो कि लोग आते हैं अवाम की वजह से आते हैं, अवाम के लिए आते हैं और अवाम की पल्स को समझते हैं, उनको आपने हटा के तो ऐसे लोगों को दिया। ये लिहाजा ये जालिमों का बजट और ये IMF का बजट है। फर्क सर ये बताइएगा कि आपको एक साल मिला, एक साल में अगर टेक्निकली स्पीकिंग ये चौथा बजट है। पहला बजट केटेकर गवर्नमेंट ने दिया, फिर 2 ज़िमनी बजट आपने दिए और अब फिर कल सुबह एक बजट आ रहा है। इस दौरान में जो आपका ओपनिंग बैट्समैन था, जो आपका ब्रेन था, जिसको सेल किया मार्केट में असद उमर साहब को, उसको हटाना पड़ा और उनकी जगह पर और लोग आ गए जो कि रिप्रेजेंट नहीं करते, असम्बली को नहीं करते, ना अवाम को करते हैं, किसी और अदारे से आए। इस सब के बावजूद कल का जो बजट है जिसको आप पेश करने जा रहे हैं उसके बारे में लोगों को तवक्कुआत हैं, लोगों के बारे में खौफ है। आज पिंडी चैम्बर के सदर ने चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये पहला मौका है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है किसी शहर का, उसको साथ रब्ता नहीं किया गया, इत्माद में लिया। और वो कह रहे हैं कि ये जो 5500 बजट, 5500 अरब का जो मतवक्को टैक्सेस हैं उनको सुन के, उनका नाम सुन के, उनके बारे में पढ़ के ताजा तबके में बाकायदा खौफ और हरास है। किस तरह से ये सारे खौफ और दूर करेंगे? सबसे पहली जो बुनियादी चीज़ है, पहले समझने की ज़रूरत ये है कि रवायात के बरक्स
आपने कहा केयर टेकर गवर्नमेंट जो है बजट पेश कर गई। केयर टेकर गवर्नमेंट ने बजट पेश नहीं किया था, PMLN की अपनी हुकूमत मिफ्ताह इस्माइल साहब जो हैं वो पिछला बजट पेश करके गए थे। और जितने गैर हकीकी टारगेट्स जो आप आज इकनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं वो यही सेट करके गए थे। और ख़जाना खाली था, उस ख़जाने की खाली होने के बावजूद इतने बड़े बड़े जो दावे कर गए थे, यही वजह थी जिसकी वजह के ऊपर जो है वो पहले एक बिल लेकर आना पड़ा। उसके बाद जो दूसरा बिल लेकर आए थे उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हम अपनी इंडस्ट्री को सहारा देना चाहते थे, उसके अंदर कोई टैक्सेस ऐड नहीं किए गए थे। जहाँ तक रह गई बात अब मौजूदा बजट की, ये बार बार कहते हैं नाअहल। जो अहल लोग अपने आप को सो कॉल्ड अहल कहते हैं 40 साल से, ये मुल्क के कर्जे 30,000 अरब रुपए पे छोड़ के गए, सुई गैस का खसारा 157 अरब रुपए पे छोड़ के गए, 1200 अरब रुपया ये छोड़ के गए सर्कुलर डेट बिजली के सेक्टर में। जब बात मुकम्मल कर ले तब इनकी अहलियत की दास्तान सुन ले जरा, ठीक है। उसके बाद जो है जो ट्रेड डेफिसिट था वो $20 बिलियन के ऊपर छोड़ के गई, जो अब मौजूदा हुकूमत ने उसको कम करके $11 बिलियन पे लेके गए हैं। इन्होंने एक्सपोर्ट्स, अहल हुकूमत इतनी अहल थी कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के बजाय एक्सपोर्ट्स में जो है वो डिक्लाइन ये इन लोगों ने किया, ठीक है। इसी तरह जो है वो कर्जे ले लेकर नोट छाप कर इकॉनमी को चलाते रहे, फिक्टिशियस ग्रोथ दिखाते रहे, लोन ड्रिवन इकॉनमी थी हमारी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनके दौर में जीरो थी। हाँ, सारी इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ की? लंदन के फ्लैट्स के अंदर, दुबई के टावर्स के अंदर, वो तो इन्होंने की है। लेकिन पुराना कुछ पुराना कुछ नहीं हुआ, ये पिछले अभी दौर की बात आ रही है। अभी फेक अकाउंट्स आ गए हैं ना, सलमान शहबाज के भी, हमजा शहबाज के भी, वो तमाम चीजें सामने आ गई। अब आ जाए देखिए बजट के ऊपर। आपने बात की 5500 अरब टैक्स की। देखें अभी हुकूमत जो है टैक्स नेट, हर हुकूमत आती है बढ़ाने की कोशिश करती है। हम जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट के ऊपर हैं उनके ऊपर कोई इजाफी बोझ डालने नहीं जा रहे। कल का बजट चेंज हो रही है, वो एरियाज जो कि अनटैक्सड एरियाज हैं जहां पर टैक्सेशन नहीं है उनको जो है टैक्स लगाएंगे। और इसी तरीके से वो लोग जो टैक्स नहीं देते उनको जो है वो टैक्स नेट के अंदर लेकर आना है। मैं ये समझता हूँ कि क्या जो हमारे जहां तक रह गई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है। फैसलाबाद के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट को आप अभी फोन मिलाएं, ठीक है, उनसे पूछें कि क्या वो मुशावरत के अंदर जो है वो शामिल हैं या नहीं शामिल। मेरे इल्म में नहीं है कि पिंडी की आपने हवाला दिया, किस हवाले से उन्होंने बात की। बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो हफीज शेख साहब, रजाक दाऊद साहब, तमाम चैम्बर से हमाद रजा साहब जो है और इन हालात के अंदर, इन वसाइल के अंदर बेहतरीन बजट कल पेश करेंगे जिसमें 200 अरब रुपया गरीबों के लिए रखा गया है, 216 अरब रुपया बिजली में आम आदमी को सब्सिडी दी जाए। आप ये बताइएगा आप वाहिद अपोजिशन जमात है पाकिस्तान की जिसकी एक सूबे में हुकूमत है, मरकज में तो चलो बजट जो आएगा उस पर तो आपको तनकीद करना आपका हक है। आप कल परसों चौथ जब भी सिंध का बजट पेश होगा, आप सिंध के अवाम के लिए क्या देंगे, सिंध के अवाम को क्या रिलीफ देंगे? जहाँ से ऐसी खबरें आती हैं, थर की खबरें आती हैं, लाड़काना की खबरें आती हैं, कहीं HIV की आती है, कहीं से बच्चों के मरने की खबरें आती हैं, वो आप अपने सूबे में क्या करेंगे, क्या देंगे आप सूबे के अवाम को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बजट हमेशा, आज भी लोग याद कर रहे हैं, हमारा जो विफाक में बजट रहे हैं उसको आज भी याद किया जा रहा है कि हमने तनख्वाहों को 100% बढ़ाया, हमने पेंशन्स को 100% बढ़ाया, हमने रोजगार दिया, हमने रोजगार के जराए पैदा किए। और यही हुकूमतों की कामयाबी होती है कि वो और अब हमने सिंध में जो काम किया, आप खबरें सुनते हैं ना, कभी आकर देखें कि किस तरीके से वहाँ काम हो रहा। इस तरह नहीं हो रहा कि जो तब्दीली आ रही थी, तब्दीली के नाम पे गरीब आवाम को क्या चाहिए? गरीब आवाम नहीं देखता कि टैक्सेशन क्या है, आपका डेफिसिट क्या है, उसको ये सब उसको सस्ता चाहिए, उसको अपना घर चाहिए, उसे दवाएं चाहिए, उसे बच्चों की फीस चाहिए। वो बजट पे अब वो जो पहले ही गरीब है, इस मरतबा आपको पता है ईद के ऊपर 40 से 45% कम हुई है खरीदारी, जो अरबों रुपए की हुआ करती थी। वो क्यों कम हुई? लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। आपने रोज आना, आपने कहा जी खसारा था, आज आपने उसके ऊपर गैस के ऊपर जो कितने 150% से ज्यादा जो है आप गैस पे कीमतें बढ़ा चुके हैं, बिजली पे बढ़ा चुके हैं, पेट्रोल पे बढ़ा चुके हैं, दवाओं पे बढ़ा चुके हैं। गर्ज ये कि कौन सी चीज है जिसपे कीमतें नहीं बढ़ी? फिर खजाना खाली, फिर कर्जों का हजम उससे ज्यादा बढ़ गया, फिर रुपीस की कीमत जो है वो उससे ज्यादा डाउन हो चुकी है। तो आप बताएं, आप कहाँ खड़े हैं? आप तो बड़े काबिल लोग थे, आपने पिछली हुकूमत पे कब तक मलबा डालेंगे? हम थक चुके हैं, अब नहीं सुनना चाहते। वो कहते हैं जी अब साल हो गया, अब आप जवाब दें। बाकी है, चंद घंटे के बाद पता चल जाएगा कि
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिसका पहला बाकायदा बजट होगा, जो कि पहले उन्होंने कहा ठीक कहा कि मिफ्ताह साहब ने पेश किया, उसके बाद 2 ज़िमनी बजट पेश किए। वक्त होता तो कुछ अदाद शुमार में भी पेश करता कि रिलीफ कितना मिला यूएई से, सऊदी अरब से, चाइना से और मुल्कों से, लेकिन ये गुफ्तगू किसी और दिन किसी और मौके पे करेंगे। आज के प्रोग्राम का लुबेलबाब ये है कि गिरफ्तारी हो गई असद जरदारी की, जिससे लगता यूँ है कि माहौल जो है सियासी उसमें मज़ीद गर्मा गर्मी होगी, और साथ साथ ये है कि हुकूमती नुमाइंदे का दावा तो ये है कि कल का बजट जो है मुश्किल हालात के बावजूद एक अच्छा बजट होगा, लेकिन अपोजिशन का ये ख्याल है कि इस बजट में अवाम के लिए शायद कुछ मज़ीद ऐसा बोझ पड़ जाएगा जो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। अपने मेज़बान तारिक चौधरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। कल मुलाकात होगी नए शो के साथ, नए मौजू के साथ और नए मेहमानों के साथ।